नमस्कार, एमपीसीजी प्राइम में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से लोगों के हाल बेहाल है। नदी नाले उफान पर है। कई गांव तो टापू में तब्दील हो गए। कई शहरों में जलभराव से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। घरों में पानी भर जाने से लोगों की समस्या भी बढ़ी हुई है। देखिए रिपोर्ट। शिवपुरी में मूसलाधार बारिश के कारण जलभराव की समस्या से लोग परेशान हैं। पिछले 20 दिनों से बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। कई नदी नालों पर बने पुल के ऊपर पानी बह रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण विदिशा से आने वाली सिंध नदी भी उफान पर है। सिंध नदी में पानी बढ़ने के बाद अटल सागर बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने करीब 100 से ज्यादा गाँव के लिए बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। दतिया में भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पानी निकासी के प्रशासन के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। दतिया शहर के चारों तालाब के आसपास बनी रिहायशी कॉलोनी जलमग्न हो गई है। कई घरों में पानी घुस जाने से घरों में रखा सामान खराब हो गया। इंदरगढ़ क्षेत्र में खाई बाजार के पास इतना पानी भर चुका है कि लोग नाव चलाते नजर आ रहे हैं। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने सिंध नदी और पहुंच नदी के किनारे रह रहे लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। टीकमगढ़ में बारिश के चलते लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। जिले में बारिश के चलते देरी पलेरा हाईवे की पुलिया बह गई, जिसके कारण आवागमन बाधित हो गया। भारी बारिश के कारण टीकमगढ़ की निचली बस्तियों में पानी भर गया है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अब तस्वीरें छतरपुर की। छतरपुर में बारिश के हालातों को बयां करती ये तस्वीरें देखिए। भारी बारिश के कारण कई कॉलोनियों में इतना पानी भर गया है कि बाइक पूरी तरह डूब गई। ये तस्वीरें शहर के किशोर सागर तालाब के पास की हैं। शिक्षा विभाग के दफ्तर के सामने भी घरों में पानी भरने की खबर है। बारिश के हालातों को देखते हुए शुक्रवार को सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई। अब ये तस्वीरें देखिए छतरपुर की, जहां कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है। लोगों के घरों में घुटने तक पानी भर गया है। घर का सामान पानी में डूब गया है। भारी बारिश से शहर के 100 से ज्यादा घर प्रभावित हैं। छतरपुर जिले में 100 घरों से ज्यादा घरों में पानी भर गया है और यहाँ पे जो गांव में है 50 से ज्यादा गांव डूब क्षेत्र में आ गए हैं, जो चारों तरफ से घिर गए हैं या मकानों में या घरों में पानी भर गया है। भारी बारिश के कारण छतरपुर की उर्मिल नदी भी उफान पर है, जिसकी वजह से धामची गांव में बाढ़ का पानी भर गया है, जिसके कारण 2000 से ज्यादा लोग गांव में फंस गए। इन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रशासन की टीम प्रयास कर रही है। इधर छतरपुर की सिंघाड़ी नदी में अचानक जलस्तर बढ़ जाने के बाद बाढ़ की समस्या है और टापू पर एक परिवार के 6 लोग फंस गए। जानकारी मिलते ही नौगांव एसडीएम और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। परिवार को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया। एसडीआरएफ की टीम ने बोट की मदद से परिवार के सदस्यों का रेस्क्यू किया। उधर ग्वालियर में लगातार बारिश से शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। ड्रेनेज और सीवर सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाने से लोगों का सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया है। ये तस्वीरें ग्वालियर शहर के वार्ड नंबर 38 के गोल पहाड़िया इलाके की हैं, जहां सड़कों पर कई फीट पानी भर गया है। छात्र जान हथेली पर रखकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। शहर की ज्यादातर सड़कों पर ऐसे ही हाल है। उधर ग्वालियर दौरे पर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को भी इस परेशानी का सामना करना पड़ा। जयभान सिंह पवैया के घर मीटिंग करने जाने वक्त हेमंत खंडेलवाल के वाहनों के काफिले को गड्ढों वाली पानी वाले सड़क से गुजरना पड़ा। भारी बारिश के कारण मऊगंज में एक घर में पानी भर गया, जिसकी वजह से गरीब परिवार के घर का राशन सड़ गया। बच्चों की किताबें पूरी तरह से गल चुकी हैं। परिवार में करीब 11 लोग हैं, जिनमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग भी शामिल हैं, जो अब बेघर हो चुके हैं। पूरा परिवार सड़क पर रहने को मजबूर है। 24 घंटे में जिस तरह से मऊगंज में मूसलाधार बारिश हुई है, उस बारिश के चलते गांव की किस तरह की तस्वीरें निकल के आ रही है, अपने सहयोगी से कहेंगे। खुद घुटनों भर पानी में वो मंजर और वो घर जिसमें शायद वो 11 व्यक्ति निवास करते हैं। भारी बारिश के कारण सूरजपुर के प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास में पानी भर गया। 2 दिन बीत जाने के बाद छात्रावास में पानी कम नहीं हुआ। छात्रावास के परिसर और कमरों में जलभराव से छात्रों की परेशानी बढ़ गई। छात्रों का कहना है कि हर साल बारिश में यहाँ ऐसे ही हाल बन जाते हैं और उनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं। अभी हम मौजूद हैं सूरजपुर जिला मुख्यालय के प्री मैट्रिक छात्रावास में,
जहां की स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। ये देख सकते हैं कि जिला मुख्यालय का प्री मैट्रिक छात्रावास है, जहां पर 100 सीटर ये जो हॉस्टल है, वहां आप देख सकते हैं कि चारों ओर जो परिसर है वो तालाब में तब्दील हो गया है। चारों ओर पानी ही पानी है। कमरों की स्थिति मैं आपको दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि जो कमरे की स्थिति है, पूरे कमरे में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कमरे में पानी भरा हुआ है। बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पे चल के जब बिस्तर पे चढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो बिस्तर है वो भी गीला हो रहा है, और जो किताबें हैं यहाँ पे, जब जो भी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं वो भी गीला हो जा रही हैं। अब तस्वीरें बलरामपुर की देखिए। बलरामपुर में बारिश के बीच सड़क पर खुदाई होने से सड़कों पर कीचड़ फैल गया और 3 स्कूल बस कीचड़ में फंस गई, जिसकी वजह से छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर शुक्रवार दूसरी बार ईडी ने छापेमारी की। बघेल के घर ईडी की छापेमारी के बाद छत्तीसगढ़ का सियासी पारा गर्म हो गया। शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार दिन भर छत्तीसगढ़ में काफी गहमागहमी रही। देखिए खास रिपोर्ट। शुक्रवार सुबह 6 बजे छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के भिलाई स्थित घर पर ईडी की टीम ने दस्तक दी। ईडी की टीम शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में छापेमारी करने पहुंची थी। बघेल के घर पर ये 6 महीने के अंदर ईडी की दूसरी छापेमार कार्रवाई। भूपेश बघेल ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने के आरोप लगाए। एक तरफ बिहार में इलेक्शन कमीशन के माध्यम से मतदाताओं को काटा जा रहा है, वहाँ प्रजातंत्र की चीरहरण कर रहा है, तो दूसरे तरफ विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए ईडी, आईटी, सीबीआई, डीआरए उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अब देश की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। ईडी पहले भी आई है, छापा डाले, हमारे घर में 33 लाख रुपए मिला था, उसके बाद अचानक आज फिर आए हैं। इसका मतलब क्या है? हम लोग एजेंसी को पूरा सहयोग करेंगे, इनको विश्वास हो ना हो, हमको लोकतंत्र में विश्वास है। बघेल का आरोप था कि उन्हें विधानसभा जाने से रोके जाने की साजिश है, लेकिन बघेल को विधानसभा जाने से रोका नहीं गया। बघेल घर से निकले तो काफी दूर तक पैदल चलते रहे, बाद में अपने वाहन से विधानसभा रवाना हो गए। इधर बघेल विधानसभा के लिए रवाना हुए। बाद में ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। दबाव पूरे सरकार में है, प्रशासनिक तंत्र में है, और विपक्ष को दबाने के लिए ये रणनीति अपनाई गई है, जिसके कारण से आज नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में ये घोषणा की कि हम इस कार्रवाई के विरोध में दिन भर के सदन की कार्रवाई बहिष्कार कर रहे हैं। इधर छापेमारी के बाद ईडी ने उनके बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने चैतन्य को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने चैतन्य को 5 दिनों की ईडी के रिमांड पर भेज दिया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को चैतन्य का जन्मदिन भी था। आज उनका जन्मदिन था। उनके जन्मदिन के अवसर पर हर साल पिछले कुछ सालों से लगातार एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन जो है वो किया जाता रहा है। तो इस बार भी चैतन्य बघेल के जन्मदिन पर, चूंकि अंदर में ईडी की कार्रवाई चल रही थी, केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई चल रही थी, तो वहां पर जो ब्लड डोनेशन कैंप लगना था उसको बाहर में सेटअप कराया गया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र के बीच विपक्ष के बड़े नेता के घर छापेमारी पर हंगामा होना लाजमी था, इसलिए सुबह से ही छत्तीसगढ़ का सियासी पारा चढ़ गया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं इस मामले में जहां बघेल विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगा रहे हैं, तो उन पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम विजय शर्मा और मंत्री केदार कश्यप आ गया। तो जन जन का चर्चा का जो विषय है, किसी को भ्रमित वो कर नहीं पाएंगे। जिस तरह का भ्रष्टाचार किया गया है, भ्रष्टाचार में नवाचार किए गए हैं, भ्रष्टाचार में ब्रॉडकास्टिंग की गई है, भ्रष्टाचार एक्सपोर्ट किया गया है, कॉन्सेप्ट सब जानते हैं भाई। तो इसलिए होगा उसको ऐसे बोल करके भ्रम में नहीं डाल सकते वो किसी को। अब राजनीतिक बयानबाजी कुछ कोई कर ले। जहां आपके घर आई थी कि ईडी नहीं आई थी भाई नहीं है कोई मामला तो नहीं आई थी, कोई मामला होगा तो आती। क्योंकि कोई प्रेशर क्रिएट नहीं किया जा रहा है। पूरी तरीके से सरकार किसी भी तरीके से कोई दबाव में नहीं है, और ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। और जहाँ तक ईडी की कार्रवाई का मामला है, तो ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। ईडी कोई ये तो नहीं है कि सरकार के कहने पे चले।
बघेल के घर छापेमारी के बीच मॉनसून में छत्तीसगढ़ का सियासी पारा चढ़ गया है। इस मामले को लेकर विपक्ष जहां सरकार पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि बिना आग के धुआं नहीं निकलता। एनडीटीवी के लिए नीलेश त्रिपाठी और जुल्फिकार अली की रिपोर्ट। कहते हैं सरकार गरीबों के लिए, लेकिन जब कागज गरीब की गरीबी को झुठला दे तो फिर गरीब किसके दरवाजे जाए। रामपुर बघेलान विकास खंड का गांव अकौना, जहां कागजों पर सबके पास पक्के मकान हैं और हकीकत में पन्नियों और खपरैल छत के नीचे टपकती रातें। देखिए रिपोर्ट। गरीबन को नहीं देंगे, बड़े बड़े का दे। बोल रहे थे कि मिलेगा मिलेगा, आज भी नहीं मिले है। गरीबन को नहीं आया। कहीं ना कहीं मनमानी है, तभी तो, नहीं तो अपात्र को पात्र कैसे बना देते हैं। यह झोपड़ी में रोशनी है क्योंकि दीवारों में सुराख है। रसोई में गैस नहीं लेकिन धुआं है, वो भी इतना कि आंखें भर आएं। भले ही नेत्रहीन हो, सरकार ने वादा किया था कि सबको मिलेगा पक्का घर और वादे निभे भी। बस वो घर वहीं बने जहां सबसे ज्यादा जमीन, सबसे ज्यादा गाड़ी और सबसे ऊंची पहुंच हो। जिस देश में हर घर में टीवी पहुंच गया, वहां झोपड़ी तक सरकार की योजना नहीं पहुंची। ये अकौना है, ग्राम पंचायत रामपुर बघेलान का अभिमानी गांव, जहां फूस की छत को पक्का घोषित कर दिया गया है और सरकारी कागजों में गरीबी की रेखा अब लकड़ी की बल्ली से टिकी हुई है। राजेश केवट का नाम पहले लिस्ट में था, फिर किसी पेन की फिसलन से कट गया। 2 कमरों में सारा जीवन टिका है, रोटी कपड़ा मकान सब एक साथ। हाँ, सपना थोड़ा सिकुड़ गया क्योंकि सरकारी लिस्ट में जिनका नाम है उनके पास बंगला भी है और ड्राइवर भी। अब नाम तो रहा, कहानी का बताइए, आया नहीं। तो नाम कट कैसे का? फिर नाम कटा नहीं रहा, नाम रहा है। हाँ। तो फिर या कुछ छटनी में अपन नाम रहा है, पैसा नहीं आया। अरे बात की है, पीछे पीछे लगे रहना, क्या करी साहब, नहीं मिला। राजकुमार केवट का झोपड़ा ऐसा है जैसे बल्ली के सहारे टिका लोकतंत्र हो, ऊपर से पन्नी नीचे से पानी, लेकिन कागज पर वो पक्का मकान मालिक हैं। खुद कहते हैं अगर मेरा पक्का घर है तो बताओ, मैं वहीं रहने चला जाऊं। कौशल केवट का घर 2 कमरे का है, वो भी मिट्टी का, लेकिन पंचायत को शायद उसके सपने ज्यादा पक्के लगे। आरोप है कि उनका नाम भी काट दिया गया और जब कौशल जी पूछते हैं मेरा घर बना कहाँ, तो सिस्टम मौन व्रत धारण कर लेता है। मानस केवट का घर शुरू होता है और खत्म हो जाता है, इतना छोटा कि उसमें सपना भी पूरा नहीं फैल पाता। चूल्हे पर खाना बनता है, रोशनी बल्ब से नहीं उम्मीद से आती है, लेकिन वो अपात्र हैं। तो सर ये लोग पता नहीं क्या करते हैं अधिकारी लोग। अब एक सूची में तो कई सालों से नाम दिख रहा हूँ मैं, बताएंगे आके मेरे से कि नाम है आपका, पर नाम है पर मिलता नहीं है कुछ नाम। अब तो अपात्र कर दिया गया है। हाँ, तो क्या मनमानी है इनका, क्या है? कहीं ना कहीं मनमानी है, तभी तो, नहीं तो अपात्र को पात्र कैसे बना देते हैं। उनको सबको मिलता है लेकिन गरीबों को नहीं मिलता है। बोले हैं कि ये आते हैं छोट बड़े आदमी, तो उनसे बताते हैं तो बोलते हैं कि आएगा आएगा, बात ही नहीं है। तनख्वाह आ गया, गरीबों को नहीं आया। अकौना ग्राम पंचायत की अपात्र की सूची में कौशल केवट का नाम भी शामिल है। कौशल केवट हमारे साथ मौजूद है। उनका ये आलीशान हवेली जो पक्का मकान है वो आप देख सकते हैं और सहज ही इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के जो पंचायत सचिव हैं, जो यहाँ के रोजगार सहायक हैं, उन्होंने इसी हवेली को देखकर इन्हें अपात्र कर दिया था। होना भी चाहिए, अगर इतना बड़ा मजबूत, इतना बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और इतने संसाधनों के संपन्न व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास देगा तो कहीं ना कहीं उसके मूल उद्देश्य से हम भ्रमित होंगे। यह घर है हमारा पक्का, यह पक्का घर है। पता नहीं, भगवान जाने कौन दिक्कत आई। ये वही देश है जहां इंसान की गरीबी उसके कपड़े नहीं उसके संपर्क तय करते हैं, जहां छप्पर भी वोट देता है और पन्नी की छत के नीचे अगर मोबाइल टॉर्च जल रही हो तो उसे पक्का मकान मान लिया जाता है। स्वरूप के नहीं, राम मनोज के नहीं, एक पहले के जमीन है, घर द्वार नहीं है तो कहाँ जाए। और लेकिन जिनके लगे गल्ला मिला के कुरुआ गल्ला मिला तो जेखे है तो वही मिलवा करी, जेखे नहीं है तो वही कहाँ मिली, वही कुछ ना मिली। बोखर कागदा लग जाके हरवा देते थे बीजे में, कहे कहाँ तक कहाँ पैसा ले जाते कि तू पैसा दे, हम बनवाई थे तो पैसा खा लेते, बनवाऊ तू नहीं, कागदा नहीं ले जा। यहाँ कुछ लोग इतने अपात्र हैं कि आंखें नहीं लेकिन देख कर ही रहना पड़ता है। रितु सिंह एक आंख से देखती हैं, पति अशोक दोनों से नहीं, मगर दोनों को ये जरूर दिखता है कि हर साल कोई अफसर नया आश्वासन देता है, अब की बार आपका घर पक्का। दोनों को साफ दिख रहा है सरकारी आंखों में इनकी जगह नहीं है। पिछले 13 साल से दंपति आश्वासनों की छत के नीचे जी रहा है और बरसात की बूंदों से लुका छिपी खेलता है। 2012 से है। हाँ। अब बोल रहे थे कि मिलेगा मिलेगा, आज भी नहीं मिले है, आज तक। 2012 से लिस्ट सूची में नाम है। हाँ। लेकिन मिला नहीं आज तक। अभी बैठक ठहर नहीं है, कुछ ठिकाना नहीं है बैठने का, रहने के लिए।
घर भी रहने के लिए नहीं कि कहीं वही खाना फिर पका लें बैठ के। लेकिन सरकार और सिस्टम को जो दिखता है वो आम आदमी को नहीं दिखता। उदाहरण के लिए उमाकांत सिंह, जिनके पास ट्रैक्टर है, जमीनें हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं। कारण शायद पात्रता अब घर की हालत से नहीं, पहुंच की ऊंचाई से तय होती है। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। उमाकांत सिंह नामक पात्र, माफ कीजिएगा अपात्र को देखिए, ट्रैक्टर मालिक, जमीन मालिक, फिर भी योजना का लाभार्थी, क्योंकि पंचायत तिकड़ी का मन था। प्रशासनिक गलतियां लगभग है इसमें। जो वास्तविक पात्र है, जो कच्चे मकान पे रह रहे हैं, किसी तरह से पन्नी लगाकर झोपड़ियों में निवासरत है, उनको अपात्र कर दिया गलत तरीके से। शिकायतें बहुत की है सर। ग्रामीणों ने जनपद से लेकर माननीय कलेक्टर महोदय, जिला पंचायत सीओ, हर जगह शिकायतें की है। सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायतें हैं, लेकिन कोई निराकरण नहीं हो पा रहा सर। मैं चाहती हूँ कि जो पात्र लोग हैं उनको आवास मिलना चाहिए और जो बड़े लोग उनको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उनके पास रहने के लिए पक्के मकान हैं और हर तरह की उनकी सुविधा मिल रही है। फिर भी वो लोग वो गरीब बनना चाहते हैं और अपना नाम गरीबी रेखा में जुड़वाना चाहते हैं। जिला में शिकायत किया तो कलेक्टर को भी लिखित में दे दिया। कोई अधिकारी नहीं आए सर, अपनी मनमानी ही कर रहे हैं लोग। अधिकारी आते नहीं बाहर से, इसलिए लोग अपना मनमानी करते हैं। आरोप है कि पंचायत की तिकड़ी, सचिव, सहायक और कुछ और काबिल लोगों ने तय कर लिया है कि फूस की छत, मिट्टी की दीवारें और लकड़ी का चूल्हा दरअसल पक्का मकान ही है। अकौना गांव के लोग अब झोपड़ियों से नहीं, कागजों से लड़ रहे हैं। हर साल आंकड़ों की नई परत चढ़ाई जाती है। साल 2025-26 में 24,516 आवास स्वीकृत हुए। पहली किश्त पेंडिंग है 5,387 घरों की, दूसरी किश्त पेंडिंग है 3,697 घरों की, तीसरी किश्त पेंडिंग है 1,988 घरों की, चौथी किश्त पेंडिंग है 740 घरों की। सिर्फ 2,186 आवास ही पूर्ण हुए हैं। वैसे सतना में ये पहली बार नहीं हुआ। 3 साल पहले हमने भूतों के गांव से प्रधानमंत्री आवास घोटाले की कहानी बताई थी। नहीं तो क्या मुमकिन था कि मृतकों के नाम पर घर स्वीकृत हो गए? कई गरीबों को मकान नहीं मिला, लेकिन पैसे उनके खाते में आए और चले भी गए। अपना पैसा देवा दे तो बनवा ले, हम घूस ये भी पता लगा कि कैसे भ्रष्ट सिस्टम सरकारी योजनाओं के कुएं पी गया, शौचालय चट कर गया। सुनने में अजीब लगाना है। राशन नहीं बना में और न हमारे तो 70 साल की डकरा होगी, हम होगा ना कोई पेंशन नहीं देना, राशन बना में लेटरिंग अरे मिली रही तो तीसरे रोज पानी बरसो है गिर गई। आपका घर बन गया? नहीं बना। नहीं बना अभी भी, और पैसे निकल गए सारे? निकल गए, 2021 में निकल गया। पर जरा सोचिए जिनके साथ ये हुआ उन पर क्या गुजर रही होगी, और उनकी हिमाकत जो प्रधानमंत्री का नाम जुड़ने के बाद भी घोटाला करने से नहीं चूके। छड़े डली हुई है ना। और ये तस्वीरों में ही 2021 में लालमणि चौधरी जी जीवित हैं। यहाँ 2016 में उनकी मौत हो चुकी है। और इस पूरे घर की हालत देख लीजिए जो आप तस्वीरों में, जिसमें छड़, अच्छी अच्छी सीढ़ियाँ, तमाम चीजें देख रहे थे। तो ये साहब कहानी साफ है। झोपड़ी में रहकर भी कोई अमीर नहीं हो सकता, पर बंगले में रहकर गरीब जरूर बन सकता है कागजों में, क्योंकि यहाँ गरीबी दशा से नहीं, सिफारिश से तय होती है। और मकान वो किस्मत और कनेक्शन वालों को ही मिलता है। जिनके पास कुछ नहीं, उनके पास एक उम्मीद थी, वो भी अब टपक रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना जिस उद्देश्य से बनी थी, वो भी अब पक्के इरादों में नहीं उतर पाई है, क्योंकि जब पात्रता राजनीति और भ्रष्टाचार की गठरी में लिपटी हो तो गरीब की झोपड़ी सिर्फ एक आंकड़ा रह जाती है, वो भी अधूरी। सतना से ज्ञान शुक्ल के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी। मध्य प्रदेश में सड़कों के धंसने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। शुक्रवार को फिर ग्वालियर की एक सड़क धंस गई। भोपाल, इंदौर और ग्वालियर से लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर सड़कों पे भी गड्ढे नहीं हुए? लेकिन सड़कें हैं तो कुछ गड्ढे भी होंगे। हर किसी का कर्म निर्धारित होता है। जैसे मंत्री जी ने बता दिया, सड़कों का काम है धंसना। शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन मंत्री जी के भाव को समझिए। सालों से जिन चमचमाती सड़कों को खुद पर हुआ था, वो अब दुखी हैं, क्योंकि मंत्री जी के इस बयान से पहले उन्हें अपने कर्मों का ज्ञान भी नहीं था। लेकिन देर से ही सही, अब सड़कें अपने कर्म को समझ चुकी हैं। मंत्री जी ने कहा, सड़कें हैं तो गड्ढे होंगे ही, लेकिन अपने विभाग के मंत्री को खुश करने के चक्कर में कुछ सड़कें 2 कदम आगे निकल गई। गड्ढों से आगे निकलकर सड़कों ने धंसना शुरू कर दिया। लगता है ग्वालियर की सड़कों ने मंत्री जी के बयान को दिल पर ले लिया। इस रेस में सबसे नया नाम जुड़ा है ग्वालियर की दर्पण कॉलोनी की रोड का। ग्वालियर की दर्पण कॉलोनी में घरों के सामने अचानक सड़क धंसने लगी तो लोगों को लगा
भूकंप आ गया। बाहर आकर देखा तो समझ आया, सड़क मोह माया त्याग कर कर्म के रास्ते पर चल पड़ी। सड़क धंसी तो 2-3 गाड़ियां गड्ढों में समा गई। लोगों ने मशक्कत की लेकिन गाड़ियां गड्ढों से नहीं निकली तो क्रेन मंगानी पड़ी। ग्वालियर कमाल कर रहा है तो भोपाल कैसे पीछे रहता। गुरुवार को भोपाल के ज्योति टॉकीज चौराहे पर सड़क धंस गई। पता चला पुरातन काल का नाला सड़क के नीचे से बह रहा था। पीडब्ल्यूडी विभाग को कानो कान खबर नहीं थी। 2002 में जब ये सड़क बनी तो तब के होनहार इंजीनियर्स ने नाले को समाधि दे दी, ऊपर चुपचाप सड़क बना दी। मंत्री जी का बयान सुना तो भोपाल की सड़क ने भी ठान लिया, नाले के हक के लिए लड़ना होगा और सालों से गुमनाम नाले को नया जीवन दे दिया। इससे पहले 15 जुलाई को ग्वालियर के झांसी रोड बस स्टैंड के पास सड़क ने प्राण त्याग दिए थे। सड़क बीचों बीच पे धंस गई। यहाँ से दतिया, झांसी, शिवपुरी और गुना जाने वाले सैकड़ों वाहन गुजरते हैं। हो सकता है सड़क बाकी शहरों तक अपनों को पैगाम पहुँचाना चाहती हो, लेकिन मंत्री जी की बात को अपने दिल में उतारने का श्रेय अगर किसी को मिलेगा तो वो है ग्वालियर की चेतकपुरी की सड़क, जिसने 15 दिन में 9 बार धंसकर नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। सड़कों के धंसने का ये सिलसिला यहीं थमेगा या लिस्ट में कोई नया नाम जुड़ेगा, इसका इंतजार सभी को रहेगा। ग्वालियर से देव श्रीमाली और भोपाल से आकाश द्विवेदी की रिपोर्ट। खेतों में धान की बुआई हो चुकी है, पानी भी भरपूर है और खाद की बेहद जरूरत, लेकिन खाद है कि किसानों को मिल नहीं रही। महासमुंद के खेमड़ा समिति में 3 माह से खाद के भंडारण के बावजूद सैकड़ों किसान खाद के लिए चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं। किसानों का कहना है कि खाद के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। महासमुंद जिले के बागबाहरा ब्लॉक के खेमड़ा सहकारी समिति में कुल 6 गांवों के 760 किसान पंजीकृत है। खेमड़ा समिति के अंतर्गत 760 किसान आते हैं। किसान धान की फसल के लिए पिछले महीने से खाद के लिए भटक रहे हैं। अप्रैल मई से घूम रहे हैं यहाँ खाद के लिए, और अप्रैल मई में जिनकी परमिट कट गई है उनको आज पर्यंत खाद नहीं मिला है, और हम लोग की तो परमिट ही नहीं कटी है। हम लोग 3 माह से परेशान हो रहे हैं सभी किसान। अभी हम लोग का ब्यासी का समय आ गया है, खेती किसानी का समय आ गया है। अति आवश्यक है, हम लोग को यूरिया खाद जरूरत है। डीएपी अभी तक मिला ही नहीं है। परमिट कटना मतलब मिलना ही चाहिए खाद। जी जी, यदि खाद उपलब्ध है तभी परमिट कटेगी, अन्यथा परमिट कट नहीं सकती। और कितने किसानों का परमिट कट चुका है? अब लगभग यहाँ 200-300 का तो कट ही गया होगा लगभग। और खाद किसी को नहीं मिल पा रहा? नहीं मिल पा रहा। कितने दिन से किसान घूम रहे हैं? 2-3 महीने हो गए। 2-3 माह से घूम रहे हैं। खेमड़ा समिति में 3386 बोरा यूरिया, 1800 बोरी सुपर फॉस्फेट, पोटाश की 600 बोरी और एनपी की 700 बोरी खाद का भंडारण किया गया है। इसके बावजूद अधिकांश किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। किसानों का कहना है कि खाद में फर्जीवाड़ा हो रहा है। लगभग 400 किसानों को आज दिनांक तक खाद नहीं मिला है, और वही 250-300 किसानों का परमिट कट चुका है। परमिट कटना मतलब स्टॉक में होने से ही परमिट कटता है। परमिट कटा और उसको खाद मिल जाना चाहिए, पर आज दिनांक तक उसको खाद नहीं मिला है। क्यों नहीं मिल पा रहा है खाद? मुझे ऐसा लगता है कि गोदामों में भी नहीं है। तो मैं एक आशंका व्यक्त करता हूँ कि खाद को प्रभावी बेच खाया है। यहाँ खाद आया था ऐसा मालूम पड़ रहा है। खाद आया था तभी परमिट कटा है सर। हाँ। नो डाउट। मतलब खाद आया है पर किसानों को नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। और आपका आरोप है कि लगभग इसको बेच डाले हैं। हाँ, बेच डाले हैं, तभी आज किसान चक्कर काट रहे हैं परमिट को लेके। वही खेमड़ा समिति के प्रबंधक ने खाद की समस्या पर अजीब तर्क दिया है। प्रबंधक का कहना है कि पारिवारिक कारणों से वो लंबी छुट्टी पर थे और सर्वर डाउन होने के चलते खाद का वितरण नहीं हो पाया, और खाद की समस्या को जल्द दूर किया जाएगा। मोर भांजी के स्वास्थ्य ठीक नहीं रही से, और इलाज के दरमियान मोर भांजी के मृत्यु भी हो गए। तो दरमियान में छुट्टी में रहा, समिति नहीं जा पाए। और कुछ किसान है जेकर परमिट कट गए है, और वो मन काफ़ी लंबा समय से खाद उठाव नहीं करी, वो खाद स्टॉक में बन रही। तो किसान मन के किसानी काम प्रभावित मत हो, ऐसे करके किसान मन ला दे गए है। और बीच में अपन जो मशीन है पोस्ट मशीन, ओकर सर्वर डाउन होने की वजह से ओकर परमिट कट नहीं पैस। तो अभी जब आई से खाद तो जेकर परमिट कट गए है ओला भी वितरण करी जाही, और जे मन ले गए होकर विधिवत परमिट काट के ओला समायोजन कर दे जाही।
वहीं जिला सहकारी बैंक के मुनगासेर के बैंक प्रबंधक का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी। मेरे पास तो किसानों का शिकायत किसी प्रकार का प्राप्त नहीं हुआ है। अब ये शिकायत आपके माध्यम से पता चल रहा है तो इनका जांच कराऊंगा। अगर कोई कर्मचारी समिति का दोषी होगा उनके विभागीय कार्यवाही हेतु उच्च अधिकारियों को अवगत करा दूंगा। प्रबंधक जल्द ही खाद की समस्या को दूर करने की बात कर रहे हैं। मैनेजर जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन किसानों को खाद की समस्या बरकरार है और किसानों को समय से खाद नहीं मिला तो उनकी फसल खराब हो जाएगी, फिर किसी जांच से कुछ हासिल नहीं होगा। एनडीटीवी के लिए महासमुंद से कृष्णानंद दुबे की रिपोर्ट। और इसी के साथ एमपीसीजी प्राइम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।